जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर है हमारा अध्याय 3 से ही दो चरी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीसरी बीजगणितीय विधि हम पढ़ेंगे। वो है हमारी वज्र गुणन विधि। बच्चों अभी तक आपने दो चरी रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफीय विधि पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, फिर विस्थापन विधि पढ़ा। अब इसके बाद हमारी एक तीसरी विधि आ जाती है, इसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वज्र गुणन विधि होती क्या है, इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं, यानी किस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि की सहायता से आसानी से दो चरी रैखिक समीकरण युग्मों के मूलों को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा दो चरी रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका सामान्य रूप क्या होता है। तो दो चरी रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका सामान्य रूप तो हमें पता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें हमने जाना इसको दो चरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चर होते हैं। कौन कौन से चर होते हैं? एक x होता है, दूसरा y होता है, एक अचर पद भी होता है, इसको हम c से व्यक्त करते हैं इसमें। अब यहाँ हमको तो पहले से ही पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आइए हम थोड़ा सा वज्र गुणन विधि के लिए जो हम दो समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है विलोपन प्रतिस्थापन और ग्राफी विधि में हमने देखा था कि एक हमें x का मान प्राप्त होता है और दूसरा y का मान प्राप्त होता है। इन दोनों मानों को ही हम लास्ट में समीकरण के मूल कहते हैं। तो इन समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ देखिए x के दो गुणांक हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, x के यहाँ कितने गुणांक हैं? दो गुणांक हैं। x के कौन कौन से दो गुणांक हैं? एक है आपका a1 और दूसरा है आपका b1। फिर देखिए इसी प्रकार से हमारे y के भी दो गुणांक हैं। हमारा एक y का गुणांक है, समीकरण पहले की बात की जाए तो b1 और समीकरण दूसरे की बात की जाए तो b2। ठीक है ना, इसमें देखिए दो समीकरण होते हैं, इसीलिए हम इसको समीकरण का युग्म कहते हैं। अब जो अचर पद होता है, अचर पद को मान लीजिए कि हम एक से व्यक्त कर देते हैं, तो अचर पद के जो गुणांक हो जाएंगे वो हो जाएगा c1 और एक हो जाएगा c2। तो बच्चों इसमें ये चीज होता है जैसे हमने विलोपन और विस्थापन में देखा, विलोपन विधि ही हमारी विस्थापन विधि होता है, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, एक को विलोपित करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। और एक होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, एक समीकरण को प्रतिस्थापित करके एक चर की वैल्यू निकाल लेते थे। इसमें हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट दो सूत्र बनाएंगे हम, x बराबर सूत्र बनाएंगे और y बराबर सूत्र बनाएंगे और इन गुणांकों के मानों को रख करके डायरेक्टली हमको हल कर देना है। तो आइए हम इनके सूत्रों की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे करेंगे इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखो एक बहुत ही छोटा सा और सरल सा हमारा ट्रिक होता है, उसी ट्रिक से हम इनके सूत्रों को बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में बिल्कुल ध्यान पूर्वक, अभी आपको कहीं अपना मन भटकाना नहीं है। एक जगह पे x लिखो, दूसरी जगह पे उसी के सामने थोड़ा सा दूर y लिखो और फिर कुछ दूर पर लिख लो 1। आप इतना तो कर ही सकते हो। फिर इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, हम इसको शॉर्टकट के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमको लिख देना है B, यहाँ लिख देना है C, यहाँ लिख देना है A। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, फिर आगे हम समझा देंगे। ये हमारा सूत्र बन जाएगा इस प्रकार से। तो क्या लिखा हमने, BCA। अब A के बाद फिर से क्या आता है बच्चों, तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो A के बाद आता है B, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमने लिखा BCAB, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार नीचे भी आपको BCAB लिख देना है। तो बच्चों एक बार नीचे फिर से लिख दो BCA और यहाँ आगे लिख दो B। लगभग आप इतना कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाले सभी मान हैं इनके फुट में 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका B1, ये आपका हो जाएगा C1, ये आपका हो जाएगा A1, ये आपका हो जाएगा B1। इसी प्रकार से नीचे वाले में
जहाँ पास आप b लिखे हो इसको लिख दो b2, इसको लिख दो c2, इसको लिख दो a2 और इसको लिख दो b2। लगभग आप इतना कर लेंगे। मेरे साथ आप भी करते चलिए तो आपसे भी आ जाएगा। नहीं तो आप एक बार दो बार वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप स्वतः ही कर सकते हो और सूत्र बना सकते हो। आपको इस सूत्र को रटने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, तो रटने की जरूरत तो है ही नहीं। आप इस ट्रिक के माध्यम से इस सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हो। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे तिर्यक गुणा। तो देखो हमें b1 का गुणा कर देना है c2 से, तो ऐसे एक एरो बना देना है। b2 का गुणा करना है c1 से, तो इस प्रकार से एक एरो बना देना है। फिर c1 का गुणा करना है a2 से, तो ऐसे एक एरो बना देना है। फिर c2 का गुणा करना है a1 से, तो इस प्रकार से एक एरो बना देना है। इसी प्रकार यहाँ भी कर देना है। a1 का गुणा करना है b2 से, तो एक एरो बना देना है। a2 का गुणा करना है b1 से, तो एक एरो इधर बना देना है। बच्चों इस प्रकार से हम बना लेंगे एरो। अब चलिए हम यहीं से देख करके x और y के मानों को लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर, ठीक है ना। आपको पता है हमारे समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं, एक को हम x बोलते हैं और दूसरे मूल को y बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ हम निकालेंगे x का मान, या x का मान ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे सूत्र। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं b1 से, तो b1 का गुणा कर देंगे हम c2 से, तो यहाँ हम लिखेंगे b1 c2। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, जब स्टेप चेंज होगा तो हर जगह हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। तो हमने लिखा b1 c2 माइनस, फिर आपका हो जाएगा b2 c1, तो यहाँ लिखेंगे b2 c1। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार कर देंगे यहाँ बटे। ये बटे का चिन्ह जो होना चाहिए, x के सम्मुख जो बराबर का चिन्ह है उसके सम्मुख बटे का चिन्ह होना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान रखा करिए। अब देखिए अचर पद नीचे होता है, तो अचर पद लेने के लिए इस a वाली वैल्यू में चले जाएंगे। देखो a के जोड़े क्या क्या हैं, a1 b2 वाला ये वाला जोड़ा a का है, ये वाला जोड़ा x का है और ये बीच वाला जोड़ा हमारा y का है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो ऊपर लिख लिए। अब नीचे में अचर पद का वैल्यू हमें लिखना होता है, तो देखो इसको लिखेंगे a1 b2, तो यहाँ हमको लिख देना होगा a1, सॉरी हम मिस्टेक हो गया, इसको लिखना है a1, ये हमारा a1 है और ये क्या है b2, तो इसको लिखेंगे a1 b2। बीच में माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हर जगह हमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाते जाना है। इसको लिखेंगे a2 b1, तो यहाँ पास बच्चों हम लिख देंगे a2 b1। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, a1 का गुणा किया b2 से, तो लिखा a1 b2, फिर किया a2 का गुणा b1 से, तो लिखा a2 b1। बीच में काहे का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो हमें x बराबर, यानी समीकरण का जो पहला मूल x हुआ, तो x बराबर हमें सूत्र बना, क्या बना, b1 c2, क्या बोलेंगे इसको, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान, यानी बटे a1 b2 माइनस a2 b1। क्या हुआ, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। देखो बच्चों ये हो गया हमारे x का सूत्र। अब इसी प्रकार से हमें बना देना है y के लिए सूत्र। तो देखिए y के लिए जो हमारा जोड़ा होगा ये c1 और a1 वाला जोड़ा होगा। तो देखो सबसे पहले हम c1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे c1 का गुणा करेंगे a2 से, तो यहाँ लिखेंगे c1 a2। क्या हुआ ये c1 a2, फिर बीच में चिन्ह का लगाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर जगह माइनस का चिन्ह लगाना है, और ये आपका हो जाएगा c2 a1, तो यहाँ हम लिख देंगे c2 a1। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा c2 a1। अब कर देंगे बटे। अब इसके बाद नीचे अचर पद की वैल्यू रहती है, तो जो x में बटे में रहता है वही y में भी बटे में रहता है, तो वही चीज यहाँ भी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा a1 b2, तो यहाँ लिखेंगे हम a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहाँ लिख देंगे a2 b1।
देखिए बच्चों, हमारे समीकरण का दूसरा मूल बाई होता है। तो बाई के लिए सूत्र बना, या बाई का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र बना, बाई बराबर C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। बहुत ध्यानपूर्वक इन सूत्रों को देख लेंगे एक बार फिर से। यक्स बराबर हमें मिला B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1। बाई बराबर हमको मिला C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। बच्चों यहाँ एक कंडीशन लगती है, चलिए हम उस कंडीशन को लिख देते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि यहाँ एक कंडीशन, ये विशेष स्थिति होती है, स्पेशल कंडीशन इसको हम कह सकते हैं। ये होता है A1B2 माइनस A2B1 बराबर नहीं 0। यानी जब यक्स का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब ये जो नीचे वाला मान ये है और नीचे वाला मान ये है, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। या तो 0 से अधिक हो यानी धनात्मक संख्या हो, या तो 0 से कम हो यानी ऋणात्मक संख्या हो। क्योंकि हमको पता है किसी संख्या में हम 0 का यदि भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ अनंत मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगी है, यहाँ लिख देना। ये इसकी विशेष परिस्थिति होती है कि जहाँ A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल 0। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब फिर हमें यक्स और वाई का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारी एक कंडीशन होती है, कंडीशन वो ये होती है कि A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इन दोनों सूत्रों की सहायता से डायरेक्ट x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। अब चलिए हम ले लेते हैं एक समीकरण, और समीकरण में x और y का मान रख करके इनको ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 35, 2x प्लस 4y बराबर 28। बच्चों देखो ये सामान्य रूप का नहीं है, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 होता है और यहाँ बराबर में c1 है। हम देखेंगे थोड़ा सा अपने सामान्य रूप में, हमारा सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये सामान्य रूप का नहीं है, तो इसको सामान्य रूप के रूप में लाने के लिए C1 को RHS से उठा करके LHS में ले आएंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस का 35 हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 5x प्लस 3y माइनस 35 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। और इसी प्रकार से इसको भी हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब सामान्य रूप से तुलना करके जो x के गुणांक हैं, y के गुणांक हैं और अचर पद हैं यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके मानों को हमें लिख लेना है। तो देखिए यहाँ a1 का मान कितना है, तो a1 का मान मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक, तो a1 का मान है यहाँ 5, तो लिख लिया हमने 5। फिर देखो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है देखो 3। ठीक है ना, क्योंकि ये धनात्मक है तो इनके आगे धन का चिन्ह नहीं लगता। फिर देखो c1 कितना है, तो जो हमारा c1 है हमारा माइनस 35, तो यहाँ माइनस 35 लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार देखो a2 का जो मान है, तो a2 का मान हमारा कितना है, a2 का मान है हमारा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर b2 का मान देखो कितना है, तो b2 बराबर है हमारे पास 4, तो लिख देंगे 4। फिर देखो c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है माइनस का 28। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसी को हम सूत्र विधि कहते हैं। अब चलो हम लगा देते हैं सूत्र। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पहला हमें मूल ज्ञात करना है। तो x बराबर हमने सूत्र पढ़ा, ये होता है b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1
बच्चों अब इसी सूत्र में हमें मानों को रख देना है। तो हम मान को रखेंगे जब यहाँ, तो देखिए क्या है ये B1 C2, तो सबसे पहले हम इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमें यहाँ किसका मान रखना होगा, पहले B1 का मान। तो देखो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 3 गुणे C2 का मान देखो कितना है, तो C2 का मान है -35, तो यहाँ लिखेंगे -35। फिर देखो यहाँ काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का, तो लगाएंगे माइनस का चिन्ह। फिर देखो B2 है, तो B2 का मान कितना है, B2 का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर B2 के बाद C1 है, तो C1 का मान कितना है, C1 का मान है -35, तो यहाँ लिख देंगे इनटू C1 का मान -35। देखो बच्चों हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ हमें B1 के बाद C2 का मान लिखना था, तो C2 का मान है -28, इसको हम सुधार देंगे, यहाँ -25 नहीं -28 होना चाहिए। इन मानों पर हमें विशेष ध्यान रखना है, यदि ये मान मिस्टेक हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने मान रख दिया। अब यहाँ हमको कर देना होगा बटे करने के बाद क्या है A1, तो देखो A1 का मान है 5, तो A1 का मान लिख दिया हमने यहाँ 5 इंटू A1 के बाद हमारा क्या है, A1 के बाद है देखो गुणे में B2, तो B2 का मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर देखो काहे का चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस। फिर देखो है A2, तो A2 का मान कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ लिखेंगे A2 का मान 2। और B1 का मान देखो कितना है, तो B1 का मान है 3, तो इनटू में यहाँ लिख देंगे 3। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो देखिए ये हम बराबर का चिन्ह पहले लगा लेंगे, थोड़ा सा दूर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, और बटे बराबर के सामने होगा, बटे के ऊपर के मान है तो हम थोड़ा सा बराबर से ऊपर लिखेंगे। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब 28 का हो जाएगा 3 में गुणा, तो देखो गुणा करने कहीं और नहीं जाना है, हम यही गुणा कर सकते हैं। देखो 8 का गुणा 3 से किए यदि, तो 8 त्रिक 24 की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हासिल कितना आया 2 आया, 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो गया 8, ठीक है ना। तो 28 यहाँ कितना हो गया 84 हो गया। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये आपस में हो जाएंगे प्लस। अब 35 का गुणा 4 से कर देना है, तो देखो 4 का गुणा पहले 5 से करेंगे, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, तो यहाँ आ जाएगा 140। फिर आपका हो जाएगा ये फिर से बटे। अब देखो 5 का गुणा 4 से, दोनों धनात्मक हैं, कोई इशू नहीं है, 5 चौको यहाँ लिख देंगे 20। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो यहाँ हमको लिख देना होगा 6। अब इसके बाद आगे देखो फिर से बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ये आपका क्या हो गया माइनस का 84 और ये प्लस का 140। तो देखो माइनस प्लस में है तो प्लस वाला मान ज्यादा बड़ा है और माइनस वाला कम है, ये घट जाएंगे तो 140 में 84 को घटा देंगे। तो देखो ये 0 है, 4 नहीं घटेगा, हासिल ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। 10 में 4 चला गया, कितना बचा 6 बचा। अब ये हमारा कितना बचा 3 बचा, 3, तो ये एक हासिल लिया 13 हो गया। 13 में जब 8 निकल जाएगा तो 8 5 13, तो यहाँ पास बचा हमारा 56 बटे। अब ये 20 माइनस 6 लिखा है तो 20 में 6 निकल जाएगा, तो 20 में 6 निकल जाएगा तो 14 बचा, ठीक है ना। अब देखो 56 और 14 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको पता है 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56। तो देखो यहाँ हमें x बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया, तो यहाँ हम x बराबर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से अब हमको y का मान ज्ञात करना है। बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब चलिए हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बनाया था, y बराबर हमारा होता है सूत्र, देखिए अभी हमने सूत्र की रचना की है, वो सूत्र होता है C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। चलिए इसके मानों को भी हम रख देते हैं। तो जैसे जैसे हमारे मान प्राप्त हुए हैं इनको देख करके हम रख देते हैं इसमें। तो देखिए हमारे पास ये मान पहले से ही यहाँ पास मौजूद हैं, इन मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पास देखिए है हमारा C1,
ठीक है। तो C1 का मान हमारा कितना है, -35। तो C1 का मान हम यहाँ क्या लिख देंगे, -35। C1 का मान यहाँ पास हमने इंगित किया -35। फिर इसके बाद है A2, तो -35 इंटू A2 का मान देखो, तो A2 का मान यहाँ है 2, तो A2 का मान यहाँ हमको लिख देना होगा 2। फिर देखो माइनस का चिन्ह है तो लगाएंगे माइनस। फिर है C2, तो C2 का मान देखो है -28, तो C2 का मान लगाएंगे हम -28। फिर है इंटू A1, तो इंटू A1 का मान है देखो 5, तो यहाँ पास लिख देंगे हम 5। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आप देख रहे हो क्या है, A1 B2। A1 का मान यहाँ कितना है, 5 है, तो A1 का मान लिख दिए 5। B2 का मान देखो कितना है, तो B2 का मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। सूत्र में लगा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस। फिर देखो A2, बच्चों इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि एक भी चिन्ह मिस्टेक हो गया, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस या कि छूट गया, तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए। देखो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ हमको लिखना होगा 2। फिर देखो B1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि B1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणे 3। अब चलिए गणितीय प्रोसेस है, इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा इक्वल, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है। ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस प्लस तो प्लस है आएगा। अब 28 का गुणा कर देंगे 5 से, तो देखो रब करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ा नहीं बनता, तो 8 का गुणा पहले कर देंगे 40 से, तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये आ जाएगा 140। फिर हम बटे कर देंगे। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, तो यहाँ हमको लिख देना होगा 20। अब ये देखो माइनस का चिन्ह है माइनस, इधर तो कोई चिन्ह है नहीं, और 3 दूना 6। बच्चों आपने देखा होगा कि जो यक्स में हर का जो मान आ रहा था ना, वही बाई में भी हर का मान आएगा। यानी यक्स और बाई के जो मान प्राप्त होते हैं, तो उनमें हर के मान दोनों के सेम होते हैं, कोई भी उनमें अलग नहीं होता। आप यहाँ देख भी सकते हो। यहाँ देखिए जब हमने यक्स का मान मिला था, तो देखो 5 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पास भी वही है, 5 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3, यानी हमारा सूत्र ही सेम होता है, A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ लग जाएगा फिर से बराबर का चिन्ह। देखो ये माइनस प्लस में है, विजातीय चिन्ह है, क्या होंगे, घट जाएंगे आपस में। 140 में 70 घट जाएगा, तो 70 दूना 140 होता है, तो 140 में 70 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 ही बचेगा। अब ये 20 में 6 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। अब देखो ये भाग के रूप में है, आपको पता है 14 पंचे 70 होता है, तो यहाँ हमको बाई बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ हम बाई बराबर क्या लिख दिए, 5 लिख दिए, और यक्स बराबर तो हमें ऑलरेडी 4 मिला ही है, तो यहाँ यक्स बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि दो चरी रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हम यानी बच्च गुणन विधि में सूत्र की सहायता से दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं, और ये कहला जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इसमें 3 स्थितियां होती हैं। जो हमारे सूत्र होते हैं, सूत्रों की जब हम तुलना करते हैं, यानी उनके जब अनुपातों की तुलना करते हैं, तो अनुपातों की तुलना करने पर हम पाएंगे जब हमारी पहली स्थिति बने, इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि कब इसका अद्वितीय हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कब युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो जब इन सूत्रों का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, ठीक है ना, तो वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस्तेमाल सिर्फ आप वहां करोगे जहां समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो देखिए अद्वितीय हल प्राप्त होने के लिए हमारी कंडीशन होती है, जब आपका सूत्र प्राप्त होगा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, तभी आपका यह सूत्र काम करेगा, अन्यथा यह सूत्र आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए जब हमको प्राप्त होता है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, तब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब हमारे अनुपात किस प्रकार से प्राप्त होंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तभी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। फिर दूसरी कंडीशन होती है जब हमारा सूत्र यानी जब हमारा अनुपात होगा, यानी जो हमारी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका अनुपात A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के रूप की होती हैं, तो समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी इस स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं, पहली स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो जब ग्राफीय निरूपण करते हैं और सरल रेखा हमारी कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं हमारी संपाती होती हैं तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसका सूत्र होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तब समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब देखिए एक तीसरी कंडीशन होती है, यहाँ हम तीसरी कंडीशन भी आपको लिख करके बता दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन होती है जब स्थिति कुछ इस प्रकार हो, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, यानी जब रेखाएं हमारी दोनों समानांतर होती हैं, जो हमें ग्राफीय निरूपण में सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, दोनों सरल रेखाएं जब समानांतर होती हैं तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ हमने लिख दिया कि समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता। कब? जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों आप इस बात को ध्यान रखना, आप बच गुणन खंड के लिए सूत्रों का इस्तेमाल सिर्फ एक स्थिति में कर सकते हो, वो भी कब? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, और आप यहीं से x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।